हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग कर रहे हैं स्टेनोग्राफर के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर, और ये पेपर हुआ था 2022 में, जो 17 और 18 नवंबर को हुआ था। अब 17 नवंबर के तीनों शिफ्ट वाले पेपर हम लोग कर चुके हैं। एक में 2 किया था तो 6 हो गए थे। 18 नवंबर स्टार्ट किया है, जिसमें 18 नवंबर का भी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं आपके सेकंड शिफ्ट पर, और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था 1 बजे से 3 बजे के बीच में। तो सेकंड शिफ्ट को भी 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक होगा, और पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक होंगे। ठीक है, जैसा इसके पहले हम लोग करते आए हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट के 50 क्वेश्चंस। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, और चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। और जिनका आज हमारे साथ पहला दिन है, वो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि 17 तारीख के 3 शिफ्ट के 6 डिस्कशन आपके पास ऑलरेडी हैं, और 18 का भी एक शिफ्ट है। तो पूरा इसको देख लीजिए, उसके बाद पूरा पीछे वाला भी देख लीजिएगा। समय बहुत कम है, मॉक टेस्ट रोज़ लगाते रहिए, और नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप बिल्कुल नया कुछ ना करिए, केवल प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज आपका क्या होगा, देखिए ये पहला क्वेश्चन है साइनोनिम का। किसका साइनोनिम? एक अंडरलाइन किया हुआ है। अब उसकी मीनिंग अगर आपको नहीं पता है, एम्ब्यूड का क्या मतलब होता है, इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एम्ब्यूड, तो व्हाट विल यू डू? चलो गेस करते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, हो सकता है उससे एम्ब्यूड की मीनिंग आ जाए। लिखो, द नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के नेशनल लीडर्स थे, ठीक है, वर मतलब कौन? आज़ादी की लड़ाई वाले वर क्या थे? एम्ब्यूड विद क्वालिटीज़, उन मतलब एम्ब्यूड विद क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ क्या है? लीडरशिप थी उनके अंदर, नेशनलिटीज़ थी उनके अंदर, ब्रेवरी थी उनके अंदर। तो विद का मतलब क्या? उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ क्या थी? भरी हुई थी। तो उनके अंदर ये क्वालिटीज़ भरी हुई थी, इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग क्या थे? फिल्ड विद सच टाइप ऑफ क्वालिटीज़, फिल्ड विद। अब आ जाओ, स्प्रिंकल्ड का मतलब क्या होता है? छितराया हुआ, मतलब छिड़क देना, कोई चीज़ होती है ना, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, ये हो जाता है। तो ये तो यहाँ लगेगा नहीं फिलहाल। टिंज्ड का मतलब क्या होता है? कलर्ड। टिंज मतलब कलर होता है, तो टिंज्ड मतलब हो गया कलर्ड, ये कलर हो जाएगा। अब ये भी नहीं लगेगा। अब आ जाए फील्ड, हाँ यही तो हम कह रहे थे ना, तो ये वाला आ जाएगा। हैबिचुएटेड विद, अब यहाँ उनकी आदत थी ये नहीं, बल्कि हम क्वालिटीज़ की बात कर रहे हो, ये क्वालिटीज़ है ना, तो क्वालिटीज़ किसी के अंदर फील्ड होती हैं। ठीक है, समझ गए, पहला वाला हो गया। आगे वाले पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या करना है? ये निशान बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन एरर का है। ठीक है, चलो। तो ही डिड नॉट हार्डली नो, अब पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। देखिए यहाँ पे लिखा है डिड नॉट, नॉट लगा हुआ, यहाँ क्या लिखा है? हार्डली लिखा हुआ। डबल निगेटिव का क्वेश्चन है। हार्डली shows negativeness and not clearly negative, तो वी कैन नॉट यूज डबल निगेटिव इन अ सेंटेंस। ठीक, डबल निगेटिव नहीं लगाना है। या तो डिड नॉट नो लगाओ, या तो क्या करो? ही हार्डली न्यू, KNEW हो जाएगा, क्योंकि डिड नॉट हटेगा तो न्यू हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। फिलहाल गलती कहाँ है? गलती ये है आपका, तो पहला वाला आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या है? स्लैश फिर लगा हुआ है, ठीक है, और ये नो एरर भी लिखा हुआ है। चलिए, सलीम हैज़ अ टेंडेंसी टू स्विच ऑफ हिज मोबाइल, ठीक है, व्हेन थिंग्स आर नॉट फेवरेबल फॉर हिम। ठीक है, तो उसकी आदत है फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेने की, जब सिचुएशंस उसके लिए फेवरेबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो फेवरेबल के साथ फार लगता है पर्सन। ठीक है, इसमें तो नो एरर होगी, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। सलीम हैज़ लिखा है, टेंडेंसी के बाद टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, अब स्विच ऑफ, स्विच के बाद वो फ़ोन बंद कर लेता है जब थिंग्स उसके अगेंस्ट होती हैं, उसके फेवरेबल नहीं होती। थिंग्स प्लूरल है, आर भी लगा हुआ है, नॉट फेवरेबल, फेवरेबल के बाद फार भी लगा हुआ है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? थर्ड वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, और इसमें क्या करना है? यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन दिया है और इतना अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आ जाओ। हैविंग टर्न्ड अप ऑन द प्रपोजल, अब यहाँ से कुछ पता नहीं चला। आगे लिखा है आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड, मुझे निराशा हुई। अगर मुझे निराशा हुई तो मेरे प्रपोजल को टर्न अप नहीं किया गया होगा, क्या किया गया होगा? टर्न डाउन किया गया होगा। समझ गए? टर्न डाउन होगा।
तो ये हो गया हैविंग टर्न्ड डाउन, हालांकि बीन होना चाहिए था यहाँ पे हैविंग बीन, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। तो टर्निंग डाउन, ये देखो दो है, ये तो लगेगा नहीं, बच्चा है टर्न डाउन और टर्निंग डाउन। तो हैविंग टर्निंग डाउन, देखो भैया हैविंग आ गया, तो हैविंग के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेनी है, टर्निंग नहीं आएगा। अब आपके पास, अरे यार मिस्टेक, ये होगा थर्ड वाला होगा, गलती से फर्स्ट वाले पर पेन चल गई थी, थर्ड वाला होगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, देखो रिपोर्टेड, मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड कॉमा लगा है। फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में क्या होगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हुआ नो चेंज, आप केवल दैट लगा दो, दैट लगा के छोड़ दो। तो अब यहाँ पे सेड टू को क्या कर दिया गया, इन्होंने टॉट में चेंज कर दिया है, कहीं टोल्ड में चेंज कर दिया है, दोनों हो सकता है। पिताजी ने एक अच्छी शिक्षा दी है, तो टॉट भी तो हो ही सकता है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, आगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पे विंस का विंस ही रखा है इन्होंने, तो ठीक है। यहाँ हैज़ वन, देखो स्लो एंड स्टडी हैज़ वन नहीं हो सकता, मैंने कहा था कि यूनिवर्सल ट्रूथ में, मैंने क्या कहा था, ये रूल है, ठीक है। तो हैज़ वन मतलब अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप उसका टेंस वगैरह नहीं चेंज करेंगे, यहाँ भी हैज़ वन, यहाँ भी हैज़ वन, और यहाँ पे क्या लिखा, विन। भैया स्लो एंड स्टडी के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है ना, सिंगुलर लगती है, तो ये विंस होना चाहिए था। आप कहावत चेंज नहीं करेंगे, उसमें कोई ग्रामर नहीं सुधारेंगे, तो आपके पास इस पहले वाले के सिवा कोई चारा है क्या? नहीं है ना। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पे, एंटोनिम बताना है किसका, सॉलिट्यूड का। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, एकांत होता है। क्या होता है, एकांत, कहीं आप सुनसान में हैं। एक्स सर्विसमैन का कोई मतलब ही नहीं है। इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सनल के लिए यूज किया जाता है, व्यक्ति होता है, ये नहीं होगा। कंपनी, एंटोनिम में क्या आ जाएगा, कंपनी। एकांत का क्या होता है, अपोजिट, साथ में आ गए सब लोग, तो ये कंपनी होगा। विक्टिम मतलब पीड़ित होता है, ये लगेगा नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ, आपका अगला क्वेश्चन है, फिर से एंटोनिम बताना है किसका, ब्लिड्ज का बताना है। ब्लिड एक्चुअली वर्ड यूज किया जाता है बॉम्बिंग के लिए। बॉम्बिंग का मतलब बम्बई से रिलेटेड नहीं है, ये बॉम्बिंग होता है बम बरसाना। अच्छा, ये बम बरसाना वार में हो जाता है, वहाँ भी चलेगा, और डिस्कशन डिबेट में भी होता है। तो कभी कभी बॉम्बिंग किसकी होती है, बम की, और कभी कभी किसकी होती है, वर्ड्स की होती है, शब्दों की बम्बिंग भी होती है, ठीक है। इसका एंटोनीम बताना है आपको। तो एंटोनीम देखिए क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज दिया हुआ है एक। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कोई आदमी कुंठित होता है, कुंठित, ठीक है ना, कुंठित हो गया। अच्छा आगे आ जाओ, ये लिखा है हार्म, नुकसान पहुंचाना, किल मार देना, अटैक, इन तीनों में से एक भी नहीं होगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हार्म करेंगे, किल करेंगे, अटैक करेंगे तो बम्बिंग हो जाएगा। सिमिलर वर्ड आपको लेना है, क्या, एंटोनीम लेना है। तो ये तीन के तीनों सिमिलर हैं, इसलिए एंटोनीम में इस वाले के अलावा आप कुछ पा ही नहीं सकते। हालांकि डायरेक्ट एंटोनीम नहीं है। कुंठित होना और ब्लिड्ज मतलब, हाँ ये हो सकता है कि आप वर्ड्स का वार करते हो, मतलब आप वर्ड, मतलब वार ऑफ वर्ड होता है, तो वार ऑफ वर्ड होगा, इसका मतलब वो शब्दों की लड़ाई होगी। और अगर आप कुंठित होंगे तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, मतलब एकदम घुटे घुटे से कहीं पे पड़े रहेंगे, आप बोलेंगे नहीं। तो ठीक है, अब उसके अलावा कोई चारा नहीं है फिलहाल हमारे पास। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ क्या करना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग। मीनिंग ठीक है, साइनोनिम बताना है, किसका बताना है, वायबल का बताना है। वायबल क्या चीज़ होती है, वायबल कोई ऐसा रूल होता है जो प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब क्या होगा, एप्लीकेबल इन लाइफ, जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जो हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है, अप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल होता है। इसके लिए एक और बड़ा प्यारा सा वर्ड है प्राग्मेटिक, ठीक है, ये ज़्यादा यही आता है प्राग्मेटिक, ये तो आज आ गया वायबल, प्राग्मेटिक होता है। तो बिहेवियरल हो जाएगा, फीस वायबल हो गया, फीसिबल ये वाला ये भी है, ठीक है, तो ये साइनोनिम होगा। वायबल, फीसिबल, प्रैक्टिकल, प्राग्मेटिक, एप्लीकेबल, ये सारी चीज़ें होती हैं, साइनोनिम है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रिंसिपल, सिद्धांत, थ्योरी, रूल जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेबल होगा। इनसैटिएबल का मतलब क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, वो इनसैटिएबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, फॉर्मिडेबल एक ऑप्शन आ गया। तो फॉर्मिडेबल का क्या मतलब होता है बताइए, फॉर्मिडेबल होता है अजेय। अजेय का मतलब क्या होता है, मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता,
ठीक है, वो होता है फॉर्मिडेबल। और डिस्पोजेबल, डिस्पोज करना होता है ना, तो जो जिसको डिस्पोज कर सकते हो, जिसका निपटारा कर सकते हो, वो डिस्पोजेबल हो। जैसे प्लास्टिक है वो इजीली डिस्पोजेबल नहीं है, ठीक है, कुल्हड़ है वो इजीली डिस्पोजेबल है, ठीक है, तो ऐसे समझो। तो ये दोनों तो मीनिंग में नहीं आएंगे, फीसिबल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके अगले वाले क्वेश्चन पे। और इसमें क्या करना है इन्होंने कि एंटोनीम बताना है। एंटोनीम में डिफाइल है। डिफाइल का मतलब जानते हो, इम्प्योर कर देना, किसी को पल्यूट कर देना, अपवित्र, अशुद्ध कर देना, वो होता है डिफाइल। क्या लिखें, इम्प्योर करना, ये वर्ब है भाई, इम्प्योर करना या पल्यूट कर देना, ठीक है, ये हो गया पल्यूट कर देना। तो करप्ट करना तो साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है, ये लगेगा नहीं। क्लीन करना मतलब साफ करना, हाँ वो गंदा करना, साफ करना, अपोजिट ये हो जाएगा एंटोनिम। बचा बिफाउल, बिफाउल मतलब गंदा करना होगा, ये गंदा करना होगा, तो ये भी साइनोनिम होगा। टार्निश मतलब कलंक, कालिख लगाना, ये भी साइनोनिम होगा। देखो कितने वर्ड मिल रहे। डिफाइल का मतलब गंदा करना, करप्ट करना, बिफाउल ये भी गंदा करना, टार्निश मतलब कलंक लगाना, मतलब वो भी गंदा करना ही हो जाता है, कालिख लगाना। एक है क्लीन करना, तो ये आ जाओ यहीं पे एंटोनिम में। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या करना है भाई, देखो इनडायरेक्ट बनाना है। ये लिखा द लेडी सेड, लेडी ने कहा कि मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर रनिंग लेट टुडे। पहले तो टुडे को देख लो, टुडे ये गलत हो गया, ठीक है ना, एक हमारा काम निकल गया। अब यहाँ देखो मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर रनिंग, आर रनिंग का वर रनिंग हो जाएगा, ठीक है, ये आर रनिंग का आर रनिंग नहीं होगा, ठीक। आगे आ जाओ। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, दो गलत हो गए, पहला गलत हो गया और तीसरा गलत हो गया। तो यहाँ लिखा द लेडी सेड दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स वर रनिंग लेट दैट डे, ये भी ठीक है। और द लेडी सेड दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स वर रनिंग लेट द नेक्स्ट डे, ओए होए ये मिल गया। द नेक्स्ट डे कहाँ से होगा, टुडे का नेक्स्ट डे होता ही नहीं है, तो ये तीसरा वाला भी गलत हो गया। अब आपके पास सही वाला केवल एक बचा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11 है और ये निशान बता रहे हैं कि हाँ एरर का है, ठीक है। द वर्ल्ड विल नॉट स्टॉप फॉर यू, इट विल कीप ऑन गोइंग। द वर्ल्ड विल नॉट स्टॉप फॉर यू, ये दुनिया तुम्हारे लिए रुकेगी नहीं है। इट विल कीप ऑन गोइंग, ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो बताओ 11 नंबर पे क्या होगा। द वर्ल्ड विल नॉट स्टॉप फॉर यू, तो वर्ल्ड विल नॉट स्टॉप फॉर यू नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। तो फ्यूचर में क्यों जाओगे, इसको क्या करोगे, डज नॉट स्टॉप फॉर यू, ठीक है ना, वो दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है, ये चलती रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, विल की जगह हम क्या करते हैं, डज लगा देंगे, तो ज़्यादा सुटेबल होगा, ये रहेगा दूसरा वाला। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। और नेक्स्ट में क्या होगा, एक एडियम दिया हुआ है, इसकी मीनिंग बताओ। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी हॉट कभी कोल्ड, कभी हॉट कभी कोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक पे नहीं, एक निर्णय पे नहीं है, कभी मतलब आप जो विचारों में परिवर्तन हो जा रहा है, मतलब क्विकली शिफ्टिंग थॉट्स हैं, आपके थॉट्स क्या होंगे, लगातार बदल रहे हैं। नॉट स्टेबल, आप एक बात पर रुके हुए नहीं हैं, एक विचार पर टिके हुए नहीं हैं, तो ये हो जाएगा। रिब्यूक मतलब डांटना फटकारना, ये लगेगा नहीं। टॉर्मेंटिंग, किसी के ऊपर अत्याचार करना, जुल्म करना, ये भी नहीं होगा। वैसिलेट, वैसिलेट होता है कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, तो वैसिलेट कर रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, हाँ ना, सुबह कहा हाँ दोपहर में ना, ठीक है, तो ये वैसिलेट कर रहे हैं, आप एक बात पर टिके हुए नहीं। क्रिटिसाइज करने से है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, एक ऑप्शन है वैसिलेट का। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट का है। साइमन सेड टू मी ही इज़ नॉट वेल, कि वो ठीक नहीं है। तो पहले तो देख लो इज का क्या होगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। तो ही वाज नॉट वेल, ये ठीक है। आई एम नॉट तो नहीं होगा ही नहीं, ही इज होगा ही नहीं, ही वाज नॉट वेल, एक तो ये हो गया। आपके पास दो ऑप्शन मिल रहे हैं, दो ऑप्शन में एक को तो काटना पड़ेगा। तो लिखा है साइमन टोल्ड मी और यहाँ लिखा है साइमन टोल्ड हिम। तो यहाँ क्या है, साइमन टोल्ड मी है तो मी सही होगा, हिम कहाँ से सही होगा, तो ये तीनों हो गए, निपट गए। अब बचा आपके पास एक ऑप्शन, ये ले लो। आगे आ जाओ 15 नंबर पे, ठीक है ना, ये रहा आपका 15 नंबर नहीं 14 नंबर है जी। 14 नंबर में फिर से डायरेक्ट श्रेया सेड, श्रेया ने कहा कि आई हैव बीन फीलिंग वेरी हंग्री। आई कौन है, श्रेया है, और हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, क्योंकि ये सेट पास्ट में है। तो श्रेया सेड दैट तीनों में, चारों में लगा हुआ है। अब सी हैड बीन ढूंढो पहले, तो ये हैव बीन है, सी के साथ हैव होता ही नहीं, सी के साथ हैज होता, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि
प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में जाना होगा। सी अच्छा, हैव बीन का वाज फीलिंग तो होगा नहीं, फिर क्या होगा, हैड बीन फीलिंग होगा, तो चौथा वाला होगा। ठीक, देख रहे हैं ना कैसे वर्ब से काम बनता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। एक इडियम दिया हुआ है, इस इडियम की मीनिंग बताओ। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगनी। दिन दूनी रात चौगनी मतलब बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ में क्या होगे, रैपिडली आओगे, ठीक है ना, क्योंकि स्टेलली चोरी चोरी चुपके चुपके होता है, दबे पाँव, और एब्रप्टली मतलब अचानक से भड़ाक से हो जाएगा, और स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे होगा, तो ये होगा कौन सा, रैपिडली। नेक्स्ट में आ जाओ, आपका क्वेश्चन कौन सा है, 16 नंबर का, और अंडरलाइन किया हुआ है, इम्प्रूवमेंट पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन दिया है, दैट मीन्स कि अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो करो, नहीं रहने दो। तो म्यूजिक सूद्स एंड रिलीव्स। अब एक बात देखिएगा कि जो टेंस है वो सही है, एंड के साथ यहाँ क्या लिखा, सूद लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, रिलीव्स लिखा है, तो ये जो कम्बिनेशन ऑफ टेंस है दोनों वर्ब्स का वो एकदम करेक्ट है। अब ये देखना है कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लग सकता है या किसी और टेंस का है, ये देखते हैं। इन्होंने कहा कि यू, ठीक, वो आपको सूद कर सकती है, आपको रिलीव कर सकती है म्यूजिक, कब, ऑफ एनी स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशंस, वो किसी भी स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशन से म्यूजिक आपको सूद करती है, रिलीव करती है। ये एक थ्योरी हुई, साइंटिफिक रूल हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ठीक है। तो अब जब वो ठीक है तो इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके सब काट दो, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, चौथा वाला लगाएंगे, ठीक है। क्रॉस चेक करना चाहते हो तो करवा देते हैं, ठीक है, चलो क्रॉस चेक कर लो। यहाँ देखो एंड से यहाँ रिलीफ में एस लगा हुआ है, ये नाउन हो गया, सूद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, जो म्यूजिक के साथ सूद में एस लगना चाहिए था, गलत हो गई। वुड सूद, वुड के साथ वर्ब में एस लगता नहीं है, विल लगाना नहीं है, क्योंकि बात फ्यूचर की नहीं है, म्यूजिक की प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है, और ये हो गया क्या, नाउन के फॉर्म में हो गया, इसलिए भी गलत हो गया, वर्ब चाहिए, ठीक है। आगे चलो, अब आते हैं आपके 17 नंबर पे, यहाँ फिर से अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन इसके लिए इम्प्रूवमेंट नहीं पूछा। देखो एक एक वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। बिलोंगिंग टू द मिडिल एज, कोई चीज़ जो मध्य युग से बिलोंग करती है उसको क्या कहोगे, उसको मेडिवल कहोगे, और क्या कहोगे, ठीक है। और कोई चीज़ अगर आप जानना चाहते हो किसी वर्ड की मीनिंग, तो लेट्स क्लियर, तो लिखा आर्केइक। आर्केइक मतलब क्या होता है, अति प्राचीन, पुरातत्व से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है ना। जो मतलब पुरातत्व, जिन चीज़ों की खुदाई में जिनका इतिहास पता चलता है वो आर्केइक हो जाते हैं, आर्कियोलॉजी से बना हुआ है। मेडिवल मध्यकालीन से बना है, मॉडर्न आधुनिक हो जाए। गॉथिक मतलब होता है तिलिस्मी। तिलिस्मी जानते हैं तिलिस्मी क्या होता है, आप लोगों ने चंद्रकांता देखा होगा, चंद्रकांता, या चंद्रकांता नहीं देखे हैं तो कुछ ऐसी मूवीज़ हैं, हातिम देखा होगा कभी सीरियल में, टीवी वीवी पे, तो ये जिसमें सब कुछ जादुई होता है, मतलब किसी कमरे में कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है, उसमें एक मतलब तोता है, ठीक है, मतलब पत्थर का बना हुआ है, तोते की गर्दन मरोड़ दी, नीचे से दरवाज़ा खुल गया, ठीक है, इस तरह से सब कुछ मैजिकल होता है, ठीक, ये है। तो ये तिलिस्म होता है, गोथिक है। तो आपको ये सारे वर्ड्स के मतलब पता चल गए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, डबल फिलर का क्वेश्चन है। देखो एक फिलर यहाँ दिया हुआ है, एक फिलर यहाँ दिया हुआ है, और अब चलिए लगाते हैं इसमें कि कौन सा फिलर फिट हो पाएगा। पहले करें, साइंटिस्ट हैव डिटरमिन्ड दैट, साइंटिस्ट ने ये बात डिटरमिन कर ली है कि ह्यूमन टंग इज अट्यून्ड टू सेवरल डैश, कि जो मनुष्य की जीभ है वो क्या हो गई, अट्यून्ड हो गई है। अट्यून्ड का मतलब होता है उसी के साथ सेट हो गई है, किसके साथ, सेवरल डैश लाइक स्वीट, साल्टी, बिटर, सार, सेवरी, यहाँ अंडरलाइन नहीं होना चाहिए था, सेवरी। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं बताओ, ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, टेस्ट बता रही हैं कि नहीं बता रही हैं। हमारी जीभ इन सारे टेस्ट से क्या हो गई है, अट्यून्ड हो गई है, एंड पॉसिबली फैट मतलब चिकना, घी वगैरह, तेल वगैरह से। आगे लिखा है टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, और ये जीभ जो है वो इन सारे टेस्ट के बीच में डिफरेंस बताती है, ठीक है। टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, ये जो टेस्ट के बीच में डिफरेंस है, वाज क्रूशियल फॉर ह्यूमन, अगर ये जीभ ना होती तो मनुष्य के मतलब मनुष्य के एग्जिस्टेंस में ये चीज़ बताना बड़ा मुश्किल होता। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो क्या लगाना है, टेस्ट लगाना है, तो रेलिस टेस्ट होगा, फ्लेवर भी टेस्ट होगा, सीजन और टैंग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। पहले के लिए 2 लगा। अब मनुष्य की लिव नहीं, लिव की जगह अगर लाइफ लिखा होता तो ये हो सकता था, अब क्या लगाओगे, एग्जिस्टेंस लगाओगे। तो दोनों के लिए फिट क्या हो रहा है, दूसरा वाला फिट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछ रहे हैं? साइनोनिम पूछ रहे हैं। किसका? कैपेबल का। कैपेबल का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम होता है, योग्य होता है। तो अब इसमें क्या आ जाओगे? जो उस काम को करने के योग्य हो, उसके सक्षम हो। तो सीजन्ड तो होगा ही नहीं। फिर विलिंग मतलब इच्छुक हो जाएगा, इच्छुक लगाओगे या सुटेबल लगाओगे। रिलायबल मतलब भरोसेमंद होगा। तो यहाँ पे दो में लड़ाई होगी, सुटेबल या रिलायबल। तो कैपेबल कोई काम करने के योग्य जिसमें क्षमता है, रिलायबल क्या होगा? भरोसेमंद, भाई क्षमता होगी तभी तो भरोसा करोगे। और सुटेबल, तो सुटेबल और रिलायबल में कैपेबल के लिए सबसे मतलब कहते हैं ना कैपेबल, जो इस काम को करने में सक्षम हो, तो सुटेबल लगाओगे, रिलायबल नहीं। वहाँ पे क्या लगाओगे आप? सुटेबल ज़्यादा करीब है, ज़्यादा क्लोज है इन कंपैरिजन टू रिलायबल। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका। तो 20 में क्या कह रहे हैं? फिर वही दो स्लैश लगे हुए हैं, कहानी वही है। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, बिकॉज हिज फ्रेंड्स वोटेड इन फेवर टू हिम। इन फेवर टू नहीं होता, इन फेवर ऑफ होता है भैया। इन फेवर ऑफ होता, तो ये दूसरा वाला गलत हो गया। ठीक है कि नहीं? आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इतना अंडरलाइन किया हुआ है। क्या कह रहे हैं इसको करने को? सब्सटीट्यूट करने को। देखिए ज़रूरत है क्या? यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फेथफुल, गलत है, करना पड़ेगा। तो फेथफुल की जगह फेथफुली है। अगर आप किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे मैनर आना चाहिए, और मैनर होगा फेथफुली, ना कि फेथफुल। टू अवॉइड बीइंग डिस्क्वालीफाइड, तो डिस्क्वालीफाइड होने से बचने के लिए आपको इन इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है। तो पालन करने में आप यहाँ पे कैन थोड़े ना लगाओगे, आप सलाह दे रहे हो, सलाह दे रहे हो तो यहाँ शुड लगाना चाहिए। ठीक है, शुड लगाओ, मस्ट लगाओ, ये सब ठीक है। तो यहाँ लिखा यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फेथफुली, ठीक तो है ये। कैन नॉट फॉलो, अब देखो क्वालिफाई करना है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई होने से बचना है, मतलब क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करना है तो कैन नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस तो लगेंगे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। और सैल भी, यहाँ सैल की कोई ज़रूरत नहीं भैया, शुड लगाओ, एडवाइस दे रहे हो किसी को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 22 हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग कर चुके हैं ना, देखें, हाँ ये हो गया, 20 हो चुका है और 21 भी हो चुका है। अब आते हैं 22 पे। हाँ ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कराए कि नहीं कराए। ठीक है, मिस्टर कॉलिन सेड, मिस्टर कॉलिन ने कहा कि लेट मी डिलीवर द लेटर्स टू द पोस्टमैन। ठीक है, मुझे पोस्टमैन को लेटर्स डिलीवर करने दीजिए। तो लेट मी लगाने के मतलब वो परमिशन मांग रहे हैं। लेट को बदलना चाहो बदल सकते हो, अलाउ लगा सकते हो। तो मिस्टर कॉलिन्स रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू डिलीवर द लेटर्स टू द पोस्टमैन। सेंस तो ठीक आ रहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ही माइट बी अलाउड, चूँकि पास्ट है ना रिक्वेस्टेड, इसलिए मे का माइट हो गया, हो सकता है ये। यहाँ लिखा है कि मिस्टर कॉलिन सजेस्टेड विद जॉय। अब देखो यहाँ पे खुशी उसी तो कोई व्यक्त हो नहीं रही भाई, ज़बरदस्ती से खुशी वाली फीलिंग कहाँ से ले आओगे। और फिर लिखा है दैट ही विश्ड टू डिलीवर, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है नहीं, तो डिलीवर ये सजेस्टेड विद जॉय नहीं ठीक है। यहाँ लिखा है सेड दैट लेट ही बी अलाउड, लेट के बाद ही नहीं लगा सकते हो, लेट के बाद हिम होता है, तो ये गलत हो गया, ग्रामेटिकली गलत हो गया। अब यहाँ आस्क्ड इफ़, भैया ये क्वेश्चन नहीं, आस्क्ड इफ़ वगैरह नहीं लगाना है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, लेट मी कहा हुआ है तो रिक्वेस्ट लगता है, तो रिपोर्टिंग ही सबकी गलत हो गई, एक बचा हुआ है वही लगा लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में क्या करें? पैसिव वॉइस बनाओ। किसकी? हिज फादर फेड द किड्स एवरी डे। फेड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ? वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। ये किड्स लिखा हुआ है तो किड्स पहले आ जाएंगे, ये चूँकि प्लूरल है तो इनके साथ क्या लगाओगे? वर, और फीड की सेकेंड फॉर्म वर फेड। कहाँ लगाओगे? यहाँ हैड बीन हो नहीं सकता, वर फेड यहाँ लिखा है, वर बीइंग फेड, बीइंग क्यों लगाओगे और हैव बीन क्यों लगाओगे? जाहिर सी बात है वर्ब के साथ फेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। क्या कह रहे हैं इसमें? पैसिव वॉइस में चेंज करो, पीपल डोंट यूज दिस रोड। तो दिस रोड को पहले ले लो, सब्जेक्ट हो जाएगा। डोंट की जगह क्या लगाना होगा? इज एम आर लगाओगे तो रोड सिंगुलर है, इज लगा लोगे, और नॉट लगाना है क्योंकि डोंट लगा हुआ है। अब क्या लगाओगे? यूज्ड, तो दिस रोड इज़ नॉट यूज्ड। दिस रोड, ये कैन नॉट भी तो लग नहीं सकता, यहाँ इज नॉट लिखा है, यहाँ इज नॉट लिखा है। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है? दिस रोड इज़ नॉट यूज्ड। हाँ अब आओ चला, तो दिस रोड इज़ नॉट यूज्ड मच, यहाँ लिखा दिस रोड इज़ नॉट मच यूज्ड।
अच्छा, मच यूज्ड तो ठीक नहीं लग रहा है हमको, ठीक है ना। मच यूज्ड, मच पहले नहीं आना चाहिए, यूज्ड के बाद मच आना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो दिस रोड इज़ नॉट यूज्ड मच बाय पब्लिक, पब्लिक क्यों लगाओ, यहाँ पीपल लिखा है तो पीपल लिखते, पब्लिक क्यों लिखते। तो इसके अच्छा क्या है, इससे अच्छा है कि हम टू ही लगा दें, हम बदल नहीं सकते ना, सब्जेक्ट को चेंज करना गुनाह है, ठीक है कि नहीं। तो ये बाय पब्लिक लगाने की जरूरत नहीं, बाय पीपल होता तो ठीक था। अब जिसमें बाय पीपल लिखा था उसमें मच का प्लेसमेंट गलत हो गया। तो फिर अब दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ पर बाय पीपल लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत है नहीं, जब पूरी दुनिया, जब सब लोग यूज़ करते हैं तो बाय पीपल कॉमन सेंस हो जाता है ना, तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। करेक्ट कौन सा हो गया, दूसरा वाला, आयोग ने माना भी फिलहाल यही था और वो ठीक भी है। तो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में, ये पैसिव वॉइस बनाना है किसका, ही हैड नॉट कमिटेड दिस मिस्टेक, ये द मिस्टेक पहले लगा लो। और हैड नॉट कमिटेड में क्या हो गया, यहाँ बीन लगाना पड़ेगा, हैड नॉट बीन, क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी, पैसिव में आपको बीन लगाना पड़ेगा। तो पहले तो आप हैड ढूंढो ना, हैड को हम किसी में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्टिव पैसिव है ना, ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं। अच्छा, हैड तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी नहीं चेंज होता है, ठीक है, इसको चेंज ही नहीं होना है, तो ये वाज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, ठीक है ना। और ये हैड अगर पहले कर दोगे तो क्वेश्चन बनाने की क्या ज़रूरत है भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ही नहीं, जब गलत हो गया यही हैड नॉट बीन होगा आपका चौथा वाला, ठीक है कि नहीं है। आगे बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे साइनोनिम बताना है किसका भैया, ऑब्लिगेशन का। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है, क्या है, आपका कर्तव्य है। तो बिलीफ नहीं होगा, लॉ नहीं होगा, ड्यूटी होगी, रूल नहीं होगा, तो कर्तव्य में आएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27, एरर है, ही इज़ फास्टर इनफ टू डिफीट द करंट रिकॉर्ड होल्डर। तो फास्टर, देखो जब हम किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ इनफ जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसके पहले क्या होगा, जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा वो पॉजिटिव डिग्री में होगा, कॉम्परेटिव डिग्री में नहीं होगा। तो यहाँ इनफ लगा हुआ है तो फास्टर कैन नॉट बी यूज्ड विद इनफ, इट शुड बी फास्ट, फास्ट होना चाहिए। ही इज़ फास्ट इनफ, ना कि फास्टर इनफ, ठीक है ना। फास्टर मतलब हो गया वो सबसे लोग, मतलब और लोगों से ज़्यादा तेज है, तो इनफ लगाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो फास्टर गलत हुआ, पहला ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, रहा आपका ये 28, और इसमें करना है आपको पैसिव वॉइस में चेंज। तो लिखा है मिस्टर गुप्ता एंड हिज ब्रदर्स, ये एक साथ में ले लो, सब्जेक्ट हो गया। रीमॉडल्ड देयर हाउस, देयर हाउस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रीमॉडल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होने का मतलब हुआ कि वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। तो क्या लगाओगे, हाउस चूँकि सिंगल है, तो हाउस सिंगल है तो क्या करोगे, देयर हाउस वाज, वाज के साथ रीमॉडल्ड लगा दो, तो वाज टू बी रीमॉडल्ड होगा, या वाज रीमॉडल्ड होगा, या वाज बीइंग रीमॉडल्ड होगा, या इज रीमॉडल्ड होगा। वर्ब में आ गए, वर्ब में इज रीमॉडल्ड गलत है और बीइंग लगाने की क्या ज़रूरत है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो वाज टू बी, यहाँ टू बी लगाने की क्या मतलब है, वाज रीमॉडल्ड हो गया, ठीक है ना। आगे तो टू हेल्प लिखा ही हुआ है, अब कौन सा ऑप्शन हुआ, दूसरा वाला हुआ, हो गई ना अगली बार। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या करना, इतने को आप सब्सटीट्यूट करिए, और करना ही है क्योंकि नो सब्सटीट्यूशन दिया नहीं है। तो आगे कह रहे हैं कि हाउ मच बुक्स डू यू थिंक कैन दिस बॉक्स होल्ड, इस बॉक्स में कितनी किताबें आ सकती हैं, आपको क्या लगता है बताइए। तो बुक्स क्या है, बुक्स है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले अमाउंट नहीं लगेगा, क्या बल्कि क्या लगना चाहिए, नंबर आना चाहिए। पर नंबर में क्या लगेगा, मेनी लगेगा भैया, मेनी, मच नहीं लगेगा, ठीक है। तो वेरी बुक्स तो हो ही नहीं सकता, वेरी बुक्स मतलब वही किताबें हो जा रही हैं। एनी बुक्स नहीं होगा, पूछ रहे हैं कितनी, तो हाउ एनी नहीं, हाउ मेनी, ठीक है ना। तो हाउ मेनी बुक्स ये रहा, हाउ लिटिल बुक्स नहीं होगा, लिटिल अमाउंट में आता है। लिटिल, मच, मेनी, व्यू, इनका डिफरेंस मैं बताया हूँ आप लोगों को। डिटर्मिनर्स एक टॉपिक पढ़ाया हूँ, डिटर्मिनर्स, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो मच, मेनी, लिटिल, फ्यू लगाने में तो आप डिटर्मिनर्स का देख लीजिएगा वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, नहीं तो सर्च कर लीजिए ना मेरे चैनल पे जिस पर आप हैं इस समय, डिटर्मिनर्स, हाउ टू यूज डिटर्मिनर्स, आप डिटर्मिनर्स सर्च करिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। साइनोनिम बताना है किसका, अंडरलाइन पार्ट है इग्नोमिनी का, पढ़ के देखो। दे फियर द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड एस्पाइज्ड, तो ये लिखा है इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है, बदनामी, क्या होगा, बदनामी, ये हो गया।
बदनामी में आ जाओ, इग्नोरेंस तो होगा नहीं, अनजान हो जाएगा, रिजल्ट भी नहीं होगा। डिसऑनर, हाँ डिसऑनर, अपमान, अपमान हो सकता है ये। बदनामी अगर नहीं तो अपमान में आ जाओ, और क्या, ठीक है। बदनामी अपमान, बदनामी हुई तो अपमान होगा, अपमान होगा तो बदनामी होगी, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, फिर आपका डिसऑनर ही होगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट में आपका 31 में क्या पूछ रहे हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करो। बहुत पैसिव वॉइस पूछा है यार। डैनियल इज बाइंग अ कार, इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इज के साथ क्या लगाओगे आप, पहले तो आप बीइंग लगाओगे, ठीक, बीइंग लगा लिया। अब बाइंग की क्या हो जाएगी, बॉट लगेगी, BOUGHT हो जाएगा। इज बीइंग बॉट सबसे पहले ढूंढो, तो इज बॉट नहीं होगा, इज बाय नहीं होगा, ये वर्ब कहाँ से होगा, तो इज बीइंग बॉट होगा, ये चौथा वाला। आगे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट 33 पे। 32 क्या कह रहे हैं, ये अमंग को इम्प्रूव करो, नो सब्सटीट्यूशन का ऑप्शन है, इसका मतलब इम्प्रूव करना है। रियाज मदर इक्वली डिवाइडेड द चॉकलेट्स, मतलब रिया की मम्मी चॉकलेट लेके आई थी, उन्होंने बांट दिया किसमें, बोथ हर डॉटर्स, दोनों बेटियों में। तो दो बेटियां हैं तो अमंग नहीं, बिटवीन होना चाहिए ना, ये लो बिटवीन होगा, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये 33, तो इसमें एरर है, तो लिखा है द डॉक्टर्स क्लेम टू डिस्कवर अ क्योर फॉर कैंसर एंड द मेडिसिन विल बी पुट टू टेस्ट। डॉक्टरों ने ये दावा किया, प्रेजेंट में है, देखो प्रेजेंट में साफ साफ लिखा है, डॉक्टर्स क्लेम, डॉक्टर प्लूरल है और क्लेम लिखा है। अच्छा ये बताओ कि क्या ये घटना रोज की है, ऐसा रोज होता है क्या, डॉक्टर क्लेम करते हैं कि वो क्योर का कैंसर का क्योर ढूंढ लेते हैं, तो अब ये रोज रोज ऐसा करते हैं कि एक बार ऐसा हुआ होगा जब कैंसर की दवा ढूंढी गई होगी, जब कैंसर का इलाज ढूंढा हो गया तब उन्होंने क्लेम किया होगा, रोज रोज तो करते नहीं है। तो इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्यों रखें ना यार, ये तो वन टाइम इवेंट होगा, डेली का तो है नहीं, या साल भर में एक बार, तो ऐसा भी तो नहीं। तो एक क्लेम की जगह क्या होगा, ये होगा क्लेम्ड, ठीक है ना, ये क्लेम्ड हो या हैज़ क्लेम्ड, क्योंकि द एक्शन इज परफॉर्म्ड, एक्शन इज ओवर नाउ, काम हो चुका है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं होगा। अब इसको चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में रखो, पास्ट इंडिफिनिट में रखो, ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा क्योंकि काम हो चुका है। दूसरी बात, ये जो टू डिस्कवर है, जब हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ये काम होना है, अभी हुआ नहीं है। और जब हम कहते हैं टू हैव, टू के साथ हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हो चुका है काम, तो होना चाहिए था द डॉक्टर्स क्लेम्ड टू हैव डिस्कवर्ड क्योर फॉर कैंसर। हाँ, बस उस मेडिसिन की क्या करनी है, भी प्रैक्टिस वगैरह बाकी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, है क्लेम की जगह हैज क्लेम्ड कर लो, क्योंकि यहाँ विल बी पुट लिखा हुआ वर्ड लगा नहीं है, तो क्लेम्ड पास्ट में ना ले जाओ, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर लो। फिलहाल गलती उसी वाले पार्ट में है जहाँ डॉक्टर्स क्लेम करते हैं, और अगर हम उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं तो टू डिस्कवर की जगह टू हैव डिस्कवर्ड होगा। दो दो तीन तीन गलतियाँ हैं, ब्लंडर है, एरर कहाँ होगी, इसी वाले में होगी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 34। तो ये 34 है, क्या करना है इसमें, इडियम की मीनिंग बताओ। इडियम क्या, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है एकदम आखिरी मौके पर। आप कहीं जा रहे हैं, आपको ट्रेन पकड़ना है, आप तब पहुंचते हैं जब ट्रेन छूटने वाली होती है, तो उसको क्या कहोगे, एट द 11th आवर। ठीक, आपको किसी ने शादी में, पार्टी में कहीं बुलाया है, आप तब पहुंचते हैं जब सारा कार्यक्रम हो चुका है, तो कब पहुँचे, एट द 11th आवर, ठीक है। तो क्या कहोगे, एट लास्ट मोमेंट, ये होगा थर्ड वाला। आगे आ जाओ नेक्स्ट में, इसमें करना क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। नरगिस क्विकली पिक्स आउट द इम्पोर्टेंट फाइल्स, तो ये क्या है, पिक्स आउट है। पिक्स आउट का मतलब क्या हुआ, वर्ब में एस लगा हुआ है। वर्ब में एस लगने का मतलब एज, एम, आर एट्सेट्रा के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सब्जेक्ट ढूंढो, लिखा है द इम्पोर्टेंट फाइल्स, इम्पोर्टेंट फाइल्स क्या है, प्लूरल है, तो इज नहीं, क्या होगा, आर। आर के बाद क्या लगाओगे, पिक्स की थर्ड फॉर्म पिक्ड हो जाएगा। तो पहले आर ढूंढो, यहाँ विल भी दिया हुआ है, इनका काम खत्म हो गया। हैव लिखा है, नहीं होगा, आर क्विकली फिल्ड या आर क्विकली पिक्ड। अब आपके पास दो बचे, आर। अब आर के साथ ये बीइंग लगा दिया, इनका भी काम खत्म हो गया। अब एक ऑप्शन बचा है आपके पास, चौथा वाला, है ना आसान, ठीक है, बुद्धि लगाओ, काहे मेहनत करते हो, ठीक है। अगला देखो, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। येल्ड द लिटिल बॉय इन द मूवी, कोई मूवी थी, उस मूवी में एक छोटा सा बच्चा था,
चिल्ला रहा था, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। आगे कह रहा है कि आर एल्स आई विल स्टार्ट शाउटिंग लाउडली, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू करूँगा। ठीक, सिचुएशन समझ गए। अब सिचुएशन के हिसाब से इनडायरेक्ट में चलो। तो इन्होंने कहा द लिटिल बॉय वांटेड टू बी लेफ्ट अलोन। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। आर एल्स ही विल स्टार्ट। अच्छा, जब बच्चा चिल्लाया था पास्ट में तो आप विल कैसे लगाओगे, यहाँ पे वुड लगाना चाहिए था, ये तो गए काम से। दूसरा में द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड टू बी लेफ्ट अलोन। ठीक है यहाँ पे, और एल्स ही वुड स्टार्ट शाउटिंग लाउडली। दूसरे वाले में तो कुछ गनीमत नज़र आ रही है मुझे कि ये हो सकता है। ठीक है, इससे और अच्छा मिल गया तो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें रिक्वेस्टेड की टोन नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा शंका हो रही है कि लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड टू बी लेफ्ट अलोन और एल्स ही वुड स्टार्ट शाउटिंग लाउडली। तो और देख लेते हैं, अभी तक के लिए ये ओके है। ठीक, द लिटिल बॉय इन द मूवी क्राइड। इन द मूवी का जिक्र नहीं आया यार दूसरे वाले में, इन द मूवी कहाँ गई। द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड टू बी लेफ्ट अलोन एंड एल्स ही वुड स्टार्ट शाउटिंग, ये इसमें इन द मूवी आधी इन्फॉर्मेशन ही खा गई। ये कहाँ की बच्ची, ये मूवी से ही हटा लिया तो हकीकत में हो जाएगा, तो फिर इसमें शंका है, ये गड़बड़ हो सकता है क्योंकि इन द मूवी इसमें नहीं लगा हुआ है। द लिटिल बॉय इन द मूवी, तीसरा वाला देखो, द लिटिल बॉय इन द मूवी क्राई टू बी लेफ्ट अलोन आर एल्स ही सैल। देखो भाई, ही के साथ सैल फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसे नहीं आ जाएगा, उसको विल का वुड होना चाहिए था। अब ये तीसरा भी गलत हो गया। चौथा देख लें, अगर दूसरे से अच्छा लगा तो चौथा बनेगा, नहीं तो दूसरा बन जाएगा। देखते हैं, द लिटिल बॉय इन द मूवी साउटेड। साउटेड ठीक तो है, ये चिल्लाया तो। दैट ही शुड बी लेफ्ट अलोन, को उसको अकेले छोड़ दिया जाए, ये भी ठीक है। आर एल्स ही वुड स्टार्ट शाउटिंग लाउडली, तो ही वुड स्टार्ट शाउटिंग, हाँ ये विल का वुड भी लगा हुआ है। अच्छा, मूवी का भी जिक्र किया गया, तो ये चौथा वाला जो है ना वो तीसरे से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तीसरे में इंफॉर्मेशन अधूरी है। पहला और दूसरा ग्रामेटिकली पहला और तीसरा ग्रामेटिकली गलत हो गए, और दूसरे में इंफॉर्मेशन अधूरी है, हालांकि ग्रामर तो ठीक थी उसकी। तो अब इस लिहाज से चौथा वाला हम चूज करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट में इतना अंडरलाइन, फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, ऐसे लिखा देयर फ्रेंड्स तो होगा नहीं यार, सीधी बात, किसी के दोस्त होंगे तो पजेसिव होना चाहिए। दे आर बाइंग अप्लायंसेज फ्रॉम देयर फ्रेंड्स हु आर मूविंग टू देयर होम टाउन। तो ये दे के लिए यहाँ देयर लगाना होगा ना, तो ये कौन सा देयर होना चाहिए, ये होना था, यही था THEIR वाला देयर। तो THEIR वाला देखा है, फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, ये तो ठीक है। दे आर ये होगा नहीं, और देम फ्रेंड्स नहीं, फिर तो ये पहला वाला होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 38 पे। साइनोनियम बताना है किसका, ओमिशन का। ओमिशन क्या होता है, ओमिट करना। ओमिट करना मतलब डिलीट करना। ओमिशन क्या होता है, रिमूव करना किसी चीज़ को या डिलीट करना। तो स्किपर तो होगा नहीं, डिलीशन हो सकता है, डिलीट करने से रिलेटेड है। और मेंटेन करना, एक्रूवल ये हो नहीं सकता। एक्रूवल एक्चुअली जानते हो क्या होता है, ये बायोलॉजी का वर्ड है यार, यहाँ कहाँ से ला दिया। ये एनाबोलिज्म, आपने पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिज्म में एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दो चीज़ें होती हैं, उपचय अपचय होता है, तो वही जो उसके एनाबोलिज्म होता है उसी को एक्रूवल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो हो गया ओमिशन का साइनोनिम, डिलीट करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है 39 में, यहाँ लिखा गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब एक मुहावरा है, और इसका मतलब होता है मुसीबत में पड़ जाना। कोई भी, और कहीं एक कटोरा मतलब कहीं एक भगोना गर्म पानी, उसमें कोई मच्छर मक्खी पड़ जाए तो उसकी तो मुसीबत होगी ना। मुसीबत क्या, वो टें बोल जाएंगे, लेकिन यह है कि जब इडियम होता है ना गेट इनटू हॉट वाटर, इसका मतलब होता है किसी मुसीबत में पड़ जाना। तो किसी मुसीबत में, कहाँ पड़ रहे हैं मुसीबत में, लैंडेड इन ट्रबल, यही होगा और क्या। वर थारोली फेमिलियर विद नहीं होगा, मेड फन ऑफ टुक नहीं होगा, तो ये क्या होगा, मुसीबत में पड़ गए। आगे 40 में आ जाओ, ग्रामेटिकल एरर। बताओ कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। तो लिखा है कि द मैसन इज बिल्डिंग द हाउस इन द कॉर्नर। अब ये ठीक तो है यार, मैसन इज बिल्डिंग हाउस इन द कॉर्नर सेंटेंस में, क्वेश्चन में तो कोई एरर हमको दिख नहीं रही है। अब इसमें जो ऑप्शन है, एरर हमको ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा ना। तो अब इन्होंने देखो क्या किया इसको कि द हाउस इन द कॉर्नर आर बीइंग बिल्ड, इसी सेंटेंस को पैसिव में बना दिया। पैसिव में बता रहे हैं कि पैसिव में एरर निकालो, तो डबल काम करवा रहे हो, एरर भी ढूंढवा रहे हो, पैसिव भी बनवा रहे हैं। हाउस इन द कॉर्नर आर बीइंग, तो हाउस देखो भैया सिंगुलर है, इसके लिए आर नहीं लगेगा। दूसरी बात, बीइंग के बाद बिल्ड नहीं होता, बिल्ट होता है। बिल्ड की थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होता है, BUILT। ठीक है,
अब ये तो गए, इनका तो काम हो गया। द हाउस इन द कॉर्नर इज बीइंग बिल्ट, हाँ इज बीइंग तो सही है, लेकिन ये बिल्ड जो है वो गड़बड़ हो गया, बिल्ट होना चाहिए क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है। अब ये कि द हाउस इन द कॉर्नर इज बीइंग बिल्ड, यहाँ भी बिल्ड लगा हुआ है, एक ही में बिल्ट है, तो यहाँ क्या लिखा, इज बीइंग बिल्ट, पैसिव वॉइस में है तो बीइंग के बाद बिल्ट होना चाहिए, थर्ड फॉर्म यही वाली है, ठीक है। BYLD नहीं होगा, वो फर्स्ट फॉर्म होती है। इनका भी काम हो गया। अब आगे चलो, अब आगे आपका क्वेश्चन है 41, इसमें क्या करें, पैसिव वॉइस में चेंज करो। तो लिखा है हिज पेरेंट्स विल सेंड हिम, अच्छा तो यहाँ पे विल के साथ सेंड लिखा है, हिम क्या होगा, आगे आ जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, विल बी, और सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेंट। तो पहले तो आप विल बी सेंट ढूंढो, उसके बाद लिखा टू अ बोर्डिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर, अगले साल बोर्डिंग स्कूल भेजे जाएंगे ये। तो पहले ही विल बी सेंट, तो ही इज टू बी सेंट, तो ये इज वाला तो होगा नहीं। विल बी सेंट यहाँ है, वुड बी सेंट नहीं होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, एक्टिव पैसिव बना रहे हो। ही विल बी सेंट, तो 2 हो गए ना। अब आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए 2 में ही विल बी सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, ये भी ठीक है, बाय हिज पेरेंट्स, ये भी ठीक है, नेक्स्ट ईयर, ये भी ठीक है, इसमें तो कोई गलती नहीं नज़र आ रही, तो ये सही है। लेकिन ये भी देख लें, ही विल बी सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, ये भी ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगली साल, बाय हिज पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के द्वारा। इसमें उसमें अंतर क्या है कि यहाँ बाय हिज पेरेंट्स पहले लगा हुआ है, यहाँ बाय हिज पेरेंट्स बाद में लगा हुआ है, यहाँ नेक्स्ट ईयर पहले लगा हुआ है बाद में, यहाँ नेक्स्ट ईयर पहले लगा दिया। तो अब इसमें वेटेज देना पड़ेगा किसको, देखो जब हम पैसिव बनाते हैं तो जो कार्य किया जाता है उस कार्य को करने वाला उस कार्य के सबसे नज़दीक रखा जाता है। तो पैसिव का जो एजेंट होता है बाय हिज पेरेंट्स जो है, ये उसको भेजने का काम यही लोग कर रहे हैं। तो एजेंट शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वर्ब, वर्ब के सबसे पास में रखा जाता है। तो यहाँ बाय हिज पेरेंट्स क्या है, वो सेंट टू स्कूल के साथ में दिया हुआ है, तो और ये टाइम है नेक्स्ट ईयर। अच्छा आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि किसी सेंटेंस में जब हम सेंटेंस अरेंज करते हैं तो प्लेस और टाइम को बाद में रखते हैं, तो टाइम बाद में रखा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अच्छा आंसर कौन सा होगा, 2 वाला, क्योंकि बाय हिज पेरेंट्स पहले लगाओगे और नेक्स्ट ईयर बाद में लगाओगे। लेकिन आंसर जो था आयोग का, वो आंसर ये वाला था कि ही विल बी सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर बाय हिज पेरेंट्स, इन्होंने बाद में लगा रखा है, ठीक है। तो इन्होंने, तो गलत कोई नहीं है, इसमें बेटर की बात होती है। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए था 2 वाला, क्योंकि एज अ रूल ऑफ ग्रामर, जो ग्रामर का रूल है उसमें टाइम को हम लोग बाद में रखते हैं, ठीक है। इन्होंने टाइम को पहले कर दिया, पेरेंट्स को बाद में कर दिया, जबकि एक्शन के क्लोज, उसको भेजे जाने के क्लोज में जो भेज रहा है वो पहले आना चाहिए था। फिलहाल मैं अपनी राय भी आपको दे दिया और आयोग का आंसर भी आपको बता दिया, ठीक है। बेटर आंसर बी वाला, वो दूसरा वाला होना चाहिए था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है क्वेश्चन 42 का। एरर है, सी टॉक्ड इनॉर्मस ऑफ व्हाट शी वांटेड फ्रॉम हर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन से वो क्या चाहती है इस बारे में उसने बहुत बातें की। तो टॉक्ड इनॉर्मस नहीं भैया, इनॉर्मसली होना चाहिए था ना, क्योंकि ये जो लगाए हो इनॉर्मस, ये क्या है, टॉक का मैनर दिया हुआ है कि नहीं। बात करने का अमाउंट नहीं होगा, ये बात करने का क्या होगा, मैनर होगा, इनॉर्मसली होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो ये दूसरा वाला गलत हो गया। आगे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन है आपका 43, इसमें क्या करना है, इतना अंडरलाइन किया हुआ है। बेन वाज ऑलवेज बीन, भाई देखो वाज के साथ बीन तो कभी हमने नहीं देखा, वाज के साथ एक ही चीज़ लग सकती, बीइंग, अदरवाइज जो बीन है और बी है वो वाज का ही काम करता है, गलत तो है फिलहाल। इसकी जगह पे होना क्या चाहिए था, वाज ऑलवेज बीन अ गुड फादर, वो हमेशा एक अच्छे पिता रहे हैं। तो वाज अ गुड फादर, या तो कहोगे बेन वाज ऑलवेज अ गुड फादर, या कहोगे बेन हैड ऑलवेज बीन अ गुड फादर। तो हैड बीन ऑलवेज, ये तो ठीक है, हैड ऑलवेज बीन, हैड बीन ऑलवेज या हैड ऑलवेज बीन, तो अब ये ज़्यादा बढ़िया हो गया, क्योंकि देखो जो ऑलवेज का प्लेसमेंट होता है वो हैड और बीन के बीच में होना चाहिए था। ऑलवेज क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दैट शुड बी प्लेस्ड एट द प्लेस वेयर नॉट इज यूज्ड, जहाँ हम नॉट लगाते हैं वहाँ। या ये कह सकते हो हैड हेल्पिंग वर्ब, मान लो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, वुड बी, शुड बी, कुड बी, वुड हैव बीन। तो जो मेन वर्ब होती है ना, हैड बीन में हैड मेन हो गया, वुड हैव बीन में वुड होता, तो वुड के बगल में लगाते, हैड बीन है तो हैड के बगल में लगाएंगे।
तो फ्रीक्वेंसी कहाँ होनी चाहिए, हैड ऑलवेज बीन। तो ये वाला जो था पहला वाला अच्छा तो था, लेकिन उससे भी बढ़िया कौन सा है, दूसरा वाला। नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, वाज ऑलवेज बीइंग। देखो गुड फादर थे तो ये कंटिन्यूअस में नहीं होगा, ठीक है ना, बीइंग वगैरह का कंटिन्यूअस नहीं होता है, गलत हो जाएगा ये। तो फिर वही अब तो आपका ऑप्शन सही है कौन सा, पहले और दूसरे में बेटर कौन है, वेटेज किसका ज़्यादा जा रहा है, ये दूसरे वाले का, इसका पलड़ा भारी है 50 ग्राम ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। तो ये है 44 में क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है, भारी भरकम सेंटेंस है, पहलवान टाइप का। चलो, द स्कॉलर ऑफ द डिपार्टमेंट, अच्छा ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। कुड हेल्प, ये हमारी वर्ब हो गई, द जूनियर स्टूडेंट्स हो गया, तो ये वर्ब है। तो पहले वर्ब ही निपटाओ यार, कुड हेल्प है तो कुड बी हेल्प्ड, क्या होना चाहिए, कुड हो गया, कुड का कुड ही रहेगा, बी होगा, बी के साथ हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या लिखा, कुड बी हेल्प्ड, वेरी गुड, हमको यही मिल गया। तो ठीक है, अभी और देख रहे, कुड हैव हेल्प्ड बिल्कुल नहीं होगा, कैन हेल्प बिल्कुल नहीं होगा, कुड हैव बीन हेल्प बिल्कुल नहीं हो गया काम। जब दो मिलते हैं तब केस उलझती है, जब एक ही मिला तो फिर हो गया काम, पार लग गई नैया। चलो आगे चलो, अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 में क्या है, फिर अंडरलाइन किया हुआ है, और ये सब एक एक वर्ड के दिए हुए हैं, इसका मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया होगा, ठीक है। तो कहो तो बिना क्वेश्चन पढ़े कर दें, फिर पढ़ देते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि अब तो शॉर्टकट मार देते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तपन फेस अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन ड्यूरिंग द होल लॉकडाउन पीरियड, ठीक, पूरे लॉकडाउन पीरियड में। अब देखो गलती कर दी ना इन्होंने, होल लॉकडाउन, यहाँ ड्यूरिंग भी लगाया है, पीरियड भी लगा दिया, गलती, ये ब्लंडर है, ये एरर है, ये करें तो कोई बात नहीं, हम करें तो गुनाह है। और लिखा, ये फेस कर रहा था बड़ी बड़ी बुरी सिचुएशन, और सीइंग हिम गो थ्रू ऑल दिस, उसको मतलब इतना मतलब परेशान होते, इतनी समस्याएं झेलते हुए देखकर, आई फॉरगेव ही, आई फॉरगेव मतलब मुझे माफ़ कर दिया, हिज पार्डनेबल मिस्टेक्स, मतलब उसकी उन गलतियों को माफ़ कर दिया जो माफ़ करने लायक थी। तो पार्डनेबल मिस्टेक के लिए एक वर्ड में क्या होगा, क्रेडुलस मतलब भरोसा करने लायक, ये बिल्कुल नहीं होगा, कान का कच्चा आदमी होता है। इम्परवियस पानी जिसको पार कर सके, ये भी नहीं होगा। एक्सटेम्पर मतलब होता है जो कोई आदमी बिना तैयारी के, बिना प्रीवियस प्रिपरेशन के किसी भी टॉपिक पर किसी भी समय लेक्चर दे सकता है, बात कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। विनायल का मतलब होता है हार्मलेस होती है, विनायल क्या होगा, हार्मलेस होगा, मतलब ऐसी चीज़, मतलब कोई ऐसी मिस्टेक जिसको हम माफ़ कर सकते हैं, तो ये होगा आपका आंसर विनायल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46 में क्या लिखा है, टू बियर विद, देखें पढ़ना पड़ेगा अब तो। इट वॉज गेटिंग डिफ़िकल्ट मतलब बड़ा मुश्किल हुआ जा रहा था, बड़ा कठिन हुआ जा रहा था उसके लिए, टू बियर विद हिज पार्टनर्स बिहेवियर, अपने पार्टनर के बिहेवियर को बियर कर पाना, तो बियर विद सही है, उसके अपने पार्टनर के बिहेवियर को बर्दाश्त कर पाना उसके लिए बड़ा कठिन होता जा रहा, तो एकदम से ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन। बदल दोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है, तो हमें सत्यानाश नहीं करवाना है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या करना, इनडायरेक्ट में ले चलो। माय ग्रैंडफादर सेड, दादाजी ने कहा, ऑलवेज रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, हमेशा नेशनल फ्लैग हमारे तिरंगे झंडे का सम्मान करो। तो ये क्या उन्होंने बताया, ये तो सलाह दी है ना, तो सेड दैट नहीं यार, ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना, दैट कैसे लगाओगे, इंपरेटिव एडवाइस है, इंपरेटिव में दैट नहीं लगा सकते हो। तो दूसरा है माय ग्रैंडफादर एडवाइज मी टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग ऑलवेज, ठीक है, देखो यहाँ ऑलवेज पीछे लगा दिया, हो सकता है ये पॉसिबल है, अभी मैं यहाँ नहीं टिक मारूंगा क्योंकि अगर इससे अच्छा मिल जाएगा छोड़ देंगे इसको। यहाँ लिखा है कि माय ग्रैंडफादर आस्क्ड, इफ़ नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं था बिल्कुल, तो इफ़ तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, दो तो गए काम से। माय ग्रैंडफादर विश्ड क्यों भैया, उनकी इच्छा थी थोड़े ना, उन्होंने मुझे सलाह दी थी यार, तो विश्ड कैसे हो सकता है, उन्होंने मुझे सलाह दी है, तो ये फिर दूसरा वाला ही है, ठीक, ज़्यादा बढ़िया यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आगे 48 में। 48 के बाद अब आप देखो यार 47 कराया कि नहीं कराया मैंने, हाँ करा दिया 47। अब आ जाओ 48 में। 48 में क्या करना है, फिर डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। मीनल आस्क्ड जय, मीनल ने जय से पूछा, तो ये यहाँ हो गया वेयर गौरी कैन बी फाउंड,
गौरी कहाँ मिलेगा, मिलेगा कि मिलेगी। गौरी क्या हो सकता है, लड़का लड़की। अगर गौरी शंकर हुआ तो लड़का होगा, खाली गौरी होगा तो लड़की हो सकती है, कोई बात नहीं है। चलो, इन्होंने कहा कैन आई फाइंड गौरी, नहीं, कैन क्वेश्चन तो नहीं पूछा इन्होंने, ठीक है। वेयर गौरी कैन बी फाउंड, मीनल आस्क्ड कैन आई फाइंड गौरी। कैन आई फाइंड गौरी में देखो वेयर ही गायब कर दिया ना इन्होंने, वो ये तो वेयर है ना, वो कहाँ मिलेगी, तो वेयर ही गायब कर दिया, तो ये तो हो नहीं सकता फिलहाल। सीधे वो मिलेगी कि नहीं मिल, सीधे उन्होंने कहा गौरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये फिर गड़बड़ हो गया। वेयर डू आई फाइंड गौरी, वेयर डू आई फाइंड गौरी, हाँ ये ठीक तो लग रहा है क्योंकि सेंस में सही है, हालांकि वो कैन वैन नहीं लगाया उन्होंने। दूसरा लिखा कि वेयर टू फाइंड गौरी, वेयर टू फाइंड ये ज़्यादा सूटेबल। वेयर डू आई फाइंड मतलब मैं गौरी को कहाँ पाता हूँ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों होगा। वेयर टू फाइंड गौरी मतलब गौरी को कहाँ ढूंढा जाए, कहाँ मिल सकती है, तो ये तो ठीक है। ये पहले वाले से ज़्यादा अच्छा कौन सा, ये वाला है। वेयर कैन आई फाइंड गौरी, हाँ ये थोड़ा आपको और कन्फ्यूजन करा। वेयर कैन आई फाइंड गौरी। अब आपको डिफरेंस बताता हूँ। इनडायरेक्ट में क्या लिखा है, ये कैन लिखा हुआ है। मीनल ने कहा कि वेयर गैरी कैन बी फाइंड, तो इन्होंने इनडायरेक्ट में कैन लगाया। अब इनडायरेक्ट में कैन लगने का मतलब जबकि रिपोर्टिंग पास्ट में है तब भी कैन लगने का मतलब कि एक्टिव वॉइस में या डायरेक्ट में उसमें कैन रहा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वाला कैन हम लगा देते हैं डायरेक्ट में मान लेते हैं, तो जब इनडायरेक्ट बनेगा तो ये कैन कुड बन जाएगा। अच्छा, यहाँ कुड बना नहीं है, इसका मतलब हम ये कैन छोड़ना पड़ेगा। डू का डिड फाउंड हो जाता है तो ये भी नहीं बन पाएगा काम, ये सब तो गलत हो ही चुके हैं। तो वेयर टू फाइंड गौरी मतलब क्या हुआ, वेयर टू फाइंड गौरी मतलब हुआ गौरी कहाँ मिलेगी या गौरी को कहाँ ढूंढा जा सकता है। अब इसी को वेयर गौरी कैन बी फाउंड ये लगा सकते हो, तो ये आपका तीसरा वाला आएगा। थोड़ा मैटर अब की बार गड़बड़ किया है इन्होंने, मतलब इसमें क्या करना है कि हमें अनसुटेबल छांट के निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। तो अब आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं ना, 2 ये, अरे यार फिर वही क्यों रह गया, ये आओ इसमें फिर से अंडरलाइन किया है। पढ़ो सेंटेंस को, लिखा द मोस्ट मेमोरी टाइम, भैया मेमोरी टाइम नहीं होता, मेमोरेबल टाइम होगा और क्या। मोस्ट मेमोरी टाइम ऑफ दिवाली इज व्हेन यू लाइट दियाज विद योर फैमिली, सबसे ज़्यादा दिवाली का सबसे यादगार समय क्या होता है, जब आप फैमिली के साथ दिया जलाते हैं। तो मोस्ट मेमोरेबल होगा ना, एगोनाइजिंग मतलब तो कष्ट देने वाला होगा नहीं, मोस्ट मेमोरेबल टाइम होगा, ये होगा, मेमोराइजिंग टाइम नहीं होगा, समझ गए ना, तो दूसरा वाला होगा। ठीक, आगे आ जाओ लास्ट पे। लास्ट में क्वेश्चन क्या है आज का, व्हेन विल द ड्रेस बी रिटर्न, पैसिव में है, इसको एक्टिव में चेंज करोगे तो व्हेन विल ही रखोगे। अब ड्रेस को पहले करो, बी रिटर्न क्या क्या होगा, व्हेन, तो कौन रिटर्न करेगा ये भी तो आना चाहिए ना। तो देखो सब में यू लगा हुआ है, ठीक है, सब में यू लगा तो हमको सब्जेक्ट मिल गया। अच्छा, विल का क्या होगा, यू के लिए क्या लगाओगे, यू के साथ सेल तो लगाओगे नहीं, यू के साथ भी विल ही लगेगा। और ये बी रिटर्निंग, बी के साथ देखो रिटर्निंग थोड़े ना होगा, एक्टिव में आईएनजी थोड़े रही होगी, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल फ्यूचर रहा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अच्छा, ये वुड तो लग नहीं सकता है क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़े हो, एक्टिव पैसिव है कि हम वुड का वेल बनाएंगे, तो ये भी नहीं हो गया, 3 तो कट गए। अब आपके पास 1 बचा हुआ है, क्या करोगे, जाना पड़ेगा इसी के साथ, व्हेन विल यू रिटर्न द ड्रेस, हमारी डिमांड भी तो यही पूरी कर रहा है, तो इसी के साथ चलो, ठीक है ना। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। कौन से वाले के, ये हैं 18 नवंबर का शिफ्ट 2 का पार्ट 1 है, ठीक है। अब शिफ्ट 2 का पार्ट 2 बचेगा, तो वो कल करेंगे। उसके बाद शिफ्ट 3 के 2 पार्ट होंगे, फिर आप लोगों की ओर से मैं ओरिन हो जाऊंगा। ओरिन का मतलब एक जिम्मेदारी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी, मैंने कहा था कि मैं आपको सारे डिस्कशन कराऊंगा, वो मैंने आपको करा दिया, ठीक। अब बचती है आपकी जिम्मेदारी। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सिलेक्शन लीजिए और मुझे खुशखबरी दीजिए, ठीक है। और लखनऊ में रहते हो, आसपास रहते हो, तो मिठाई खिलाइएगा हमें आपकी, उस मिठाई का आपका सबसे मतलब बेस्ट गिफ्ट जो मुझे लौटाएंगे वो खबर होगी कि सर हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। कंसंट्रेट होकर मन लगा करके पेपर दीजिएगा, सफलता आपके हाथ में होगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कल,
टिल देन टेक केयर, थैंक यू।